हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर सेकंड क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया की आणविकता अर्थात अभिक्रिया की अणुसंख्यता के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको वीडियो को देख करके पढ़ सकते हो। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की आणविकता। दोस्तों, वैसे नाम से ही क्लियर होता है कि अभिक्रिया की आणविकता में होगा कि जितने भी अभिक्रिया में भाग ले रहे, अब अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? अभिकारक। तो अभिकारक जितने भी होंगे उनके टोटल कुल अणुओं की संख्या, उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की आणविकता। आ रही बात समझे? अब अभिकारक क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जैसे मान लीजिए ए है और बी है अभिकारक, ये अभिक्रिया करके मान लीजिए सी और डी उत्पाद बना रहे। ये क्या है आपका? ये है आपका अभिकारक रिएजेंट और ये क्या है आपका? उत्पाद। तो ये टोटल हो रही है अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारक कितने हैं उसके अणु, या कितने अणु भाग ले रहे हैं? तो एक है आपका ए और एक है आपका बी। टोटल कितने हो जाएंगे? एक और एक, दो। टोटल कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर टोटल अगर अभिकारक के अणुओं की संख्या की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। तो उसी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अभिक्रिया की आणविकता। आ रही बात समझ में? डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। अभिक्रिया के किसी पद में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या, अभिक्रिया की किसी भी पद में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, या अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। और दोस्तों, अभिक्रिया की आणविकता होता है, इसका जो मान होता है वो सदैव कैसा होता है? पूर्णांक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक मतलब 1, 2, 3 इस प्रकार से होता है। आ रही बात समझ में? माइनस में या जीरो या फिर भिन्नात्मक ऐसा मान नहीं होता इसका। देखिए, अतः क्रमशः 1, 2, 3 अणुओं में भाग लेने पर उसको हम कह सकते हैं, एक के लिए एकाणुक, दो के लिए द्विअणुक और 3 के लिए हम क्या कहते हैं? इसको त्रिअणुक कहते हैं। एक अणु के लिए हम क्या कहेंगे? एकाणुक कहते हैं। दो के लिए हम क्या कहेंगे? द्विअणुक कहते हैं। और 3 के लिए हम क्या कहते हैं? त्रिअणुक कहते हैं। अब हम समझते हैं कि ये 3 रिएक्शन लिखी हुई है एग्जाम्पल के रूप में, इसकी आणविकता को ज्ञात करते हैं। तो आपको तो पता चल गया होगा, आराम से बता सकते हैं कि इसकी आणविकता कैसे होगी। देखिए, पहली रिएक्शन में NH4NO2, ये साथ में ही है, अभिकारक हैं, उत्पाद बना रहे N2 और 2H2O। हमको उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है, आप ध्यान रखिए, उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है हमको सिर्फ किसका काम है? अभिकारक का काम है। यहाँ पर NH4NO2 पूरा एक अणु है, इसके आगे कितना लिखा हुआ है? कुछ नहीं, मतलब एक। तो यहाँ पर पहली जो रिएक्शन है उसकी अगर हम आणविकता की बात करेंगे तो कितनी होगी दोस्तों? एक होगी। यहाँ पर देखो H2 एंड I2। अब आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, नहीं, इसकी मात्रा कितनी है ना, उसकी संख्या कितनी है। तो H2 एक अपना अणु है और I2 भी एक अपना अणु है, तो उसके आगे एक और इसके आगे भी एक। तो यहाँ पर सेकेंड अभिक्रिया है, उसकी आणविकता कितनी होगी दोस्तों? तो इसकी आणविकता हो जाएगी 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो बात ही नहीं है, आराम से देख के बता सकते हो कितने हैं? 3 आणविकता। तो इस प्रकार से आणविकता आप लोग ज्ञात कर सकते हो। आ रही बात समझे? अब दोस्तों, इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है, इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है, इनको हम कहते हैं दोस्तों सरल अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं इनको? सिंपल रिएक्शन बोलते हैं इसको। आ रही बात समझ में? क्या बोलते हैं इनको? सिंपल रिएक्शन, सरल अभिक्रिया। तो सरल अभिक्रिया है, उन अभिक्रियाओं में अभिकारक होंगे, उसके जो भी अणु होंगे उन अणुओं का योग, अभिकारक के अणुओं का कुल योग, वो उसकी आणविकता के बराबर होता है। आ रही बात समझ में? जो भी सरल अभिक्रिया होती है, सिंपल रिएक्शन होती है, उन सिंपल रिएक्शन में आप देखोगे तो जितने भी अभिक्रिया, जैसे ये अभिकारक हैं 2, इसमें 3 अभिकारक हैं, ठीक है, मतलब उस अणुओं की संख्या। तो अभिकारक जितने होंगे उनकी अणुओं की
कुल संख्या होगी वो उनकी आणविकता के बराबर होती है। आ रही बात समझे? मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन है, अतः सरल अभिक्रियाओं की जो आणविकता होती है दोस्तों वो संतुलित अभिक्रिया, यहाँ पर मैंने एक बात छोड़ दी थी, संतुलित अभिक्रिया, जो रिएक्शन आपको दिख रही है वो सारी संतुलित है, ठीक है। तो संतुलित अभिक्रियाओं में विभिन्न अभिकारक अणुओं की संख्या होती है उसके योग के बराबर होगी। मतलब यहाँ पर संतुलित अभिक्रिया में जो भी अभिकारक है उनके अणुओं की संख्या होगी उनकी आणविकता के बराबर होगी, योग के बराबर होती है, ठीक है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जो आपकी अभिक्रिया की आणविकता होती है उसका जो मान होता है वो मान ज़्यादातर आप देखोगे तो अधिकतम 3 तक ही हो सकता है, 0 नहीं होता है, 1 से 3 तक हो सकता है। क्यों होता है ऐसा, देखिए ध्यान से। अगर आपका अभिकारक 1 है तो वो टूट करके, अभिकारक आपका 1 है उसके अंदर वाइब्रेशन होगा, है ना, तो टूट करके उत्पाद बना सकता है। अगर आपके अभिकारक 2 हैं तो वो एक दूसरे से टकरा करके उत्पाद बना सकते हैं। यदि आपके अभिकारक 3 हैं तो वो तीनों एक साथ टकरा करके क्या बना सकते हैं, उत्पाद बना सकते हैं। आ रही बात समझे? लेकिन जब 4 हो जाते हैं तो फिर टकराना संभव नहीं होता है। 1 होता है तो वाइब्रेशन करके टूट जाता है, उत्पाद बना सकता है। 2 तो आपस में टकरा करके उत्पाद बना सकते हैं। 3 टकरा करके, ये थोड़ी कम होती है चांस, हालांकि 3 वाला भी, तो वो भी टकरा करके उत्पाद बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं 3 से तो फिर टकराना संभव नहीं होता है ना, टकराना मुश्किल हो जाता है। तो आप देखोगे तो अधिकतम अगर आणविकता की मान की बात करेंगे तो अधिकतम मान कितना होता है इसका, 3 तक ही होता है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। ये यहाँ पर फैक्टर नोट बात है, वो मैं बाद में लिख दूंगा, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों आगे पढ़िए ध्यान से। आणविकता जो होती है इसका मान होगा, वो मैंने आपको बताया था, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 से अधिक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों 3 से अगर अधिक अणु होंगे अभिकारक के तो उनको एक साथ टकराना, उनके टकराना या टकराने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं नहीं के बराबर हो सकती है। तो इस कारण से अगर आणविकता की बात करेंगे तो आणविकता का जो मान होता है अधिकतम कितना होता है, 3 होता है। आ रही बात समझे? अब दोस्तों आणविकता के आधार पर अगर अभिक्रिया की प्रकार के बारे में बात करेंगे तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। पहली का नाम है सरल अभिक्रिया और दूसरी का नाम है जटिल अभिक्रिया, सिंपल रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सरल अभिक्रिया मैंने आपको समझा चुका हूँ पहले स्टार्टिंग में ही, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता होगी वो उनके अभिकारक के अणुओं के संख्या के बराबर होती है। ऐसी अभिक्रिया जिनकी आणविकता उनके अभिकारकों के बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल अभिक्रियाएं कहते हैं। सरल अभिक्रिया होती है वो एक ही पद में संपन्न होती है। ये दोस्तों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने को देखने को मिलेगा, मतलब एक पद, अनेक पद, 2 पद, 3 पद, इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि ये एक ही पद में संपन्न होती है। इसके एग्जाम्पल 2 लिखे हुए हैं, इसमें आणविकता ज्ञात करनी है। पहले में आप बता सकते हैं कितनी आणविकता है, अभिकारक कितने हैं, ये पूरा एक ही अणु है, O2F2 पूरा एक ही अणु है, तो पहले की आणविकता कितनी होगी, 1। इसमें देखो O2 एक ही अणु है, लेकिन NO है वो कितने संख्या में, 2, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 3। आ रही बात समझे? जटिल अभिक्रिया क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है वो संख्या 3 से अधिक होती है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना बात को, यहाँ पर अभिकारक होंगे उनके अणुओं की संख्या होगी वो दोस्तों 3 से अधिक होती है। कितनी होती है, 3 से अधिक होती है। तथा ये जो अभिक्रिया होती है वो 2 या फिर अधिक पदों में संपन्न होती है। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उनको क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रिया। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हालांकि इसको इंक्लूड तो किया इसके अंदर आणविकता के आधार पर, लेकिन जटिल अभिक्रिया होती है उनका हम आणविकता ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो अभिकारक अणुओं की संख्या वो 3 से ज़्यादा है, और हमने बात पढ़ी है, नोट बात, कि 3 से इनका मान ज़्यादा नहीं हो सकता।
तीन से अगर अधिक अणु हैं तो वो टकराने की संभावना इनमें बहुत कम होती है। सारी बात समझे? तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। देखिए, इन अभिक्रियाओं में जो जटिल अभिक्रिया होती है, इनमें जो धीमा पद होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, जो धीमा पद होगा वो धीमा पद वेग निर्धारक पद कहलाता है। जो धीमा पद मतलब अभिक्रिया हो रही है, अलग अलग पदों में संपन्न होती है जटिल अभिक्रिया, तो जिसमें धीमा पद होगा मतलब जो पद धीरे धीरे से उत्पाद में परिवर्तित होगा, उस पद को हम क्या कहते हैं? वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं इसको। वेग निर्धारक मतलब जो धीमा धीमा हो रहा है ना, जो वेग धीमी गति से हो रहा है, उसी के माध्यम से हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। बहुत फास्ट जा रहा है उससे हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। और बहुत धीमा से हो रहा है उसका भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन मंद होना चाहिए, धीमे धीमा होना चाहिए, ठीक है, बीच की कड़ी। अब समझते आगे। ऐसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता वेग निर्धारक पद में उपस्थित जो अभिकारक होंगे उनके परमाणु या अणु या आयन होंगे उनकी कुल संख्या के बराबर होती है, और जिसे अभिक्रिया की कोटि के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि के रूप में व्यक्त करते हैं। और दोस्तों बात ध्यान रखने की, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो एक्सपेरिमेंट से आती है, उसमें जो भी मान होगा वो किससे आएगा? एक्सपेरिमेंट से आएगा। प्रायोगिक तौर पर इसको ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए, क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन बोले तो I- से उत्प्रेरित H2O2 के अपघटन की अभिक्रिया। देखिए, हमारे पास में है H2 और O2, संख्या में इसको 2 लेंगे। क्षारीय माध्यम में होगी अभिक्रिया, तो क्षारीय माध्यम में हम कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं? आयोडीन माइनस, अर्थात इसको बोलते हैं आयोडाइड आयन। दोस्तों इसको अगर आप चाहे तो आप बोल सकते हैं नाभिक स्नेही भी बोल सकते हैं। नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है वो आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नाभिक का मतलब होता है प्लस, स्नेही का मतलब होता है मोहब्बत, और मोहब्बत का मतलब तो आप लोग जानते ही हो। तो प्लस से मोहब्बत करने वाला कौन? माइनस, अर्थात नाभिक स्नेही बोलते इसको। ठीक बात है यहाँ तक। अब दोस्तों जैसे नाभिक स्नेही या फिर हम लोग उत्प्रेरक के रूप में आयोडाइड लेते हैं, तो ये जो पेरोक्साइड होता है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, वो अपघटित होगा और बनाएगा H2O एंड साथ में O2। आ रही बात समझ में? ये रिएक्शन हमने आगे भी देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसके अभिक्रिया वेग को लिखना चाहें, हालांकि अभिक्रिया का वेग क्या होता है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भैया जाके उसको देखिए। तो अभिक्रिया का जो वेग होगा दोस्तों वो होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे उस परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रता है अभिकारक की H2O2, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखिए, अभिकारक टूटेगा तो उसका सांद्रता कम होगी, तो उसको माइनस में लिखते हैं। उत्पाद बढ़ेगा तो उसकी सांद्रता बढ़ती है, तो उसको प्लस में लिखते हैं। हम एक ही को लेकर के चलेंगे अभिकारक को, तो उसको लिखेंगे माइनस डी, कौन है? H2O2, उसकी सांद्रता डिवाइड बाय dt लगा समय। d का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। तो ये है अभिक्रिया का वेग, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब दोस्तों हम अगर मैं इसकी इस अभिक्रिया की कोटि की बात करूंगा, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है मैंने पढ़ा रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं आराम से। अभिक्रिया की कोटि होती है वो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताइए एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसका जो मान होता है वो प्रायोगिक तौर पर प्राप्त होता है, और ये जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को। देखिए, आपको लग रहा है कि ये अभिक्रिया जटिल है तो एक ही पद में संपन्न होगी, नई बात, ये गलत बात है, ठीक है। हालांकि सही है, हमने इसको जो रिएक्शन होता है इसको लिखा है, परंतु अगर इसको देखेंगे तो ये 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है दोस्तों?
दो पदों में संपन्न होती है। तो उसको हम लोग समझते हैं आगे। प्रथम पद एंड द्वितीय पद दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में क्या होता है इसको समझना। H2O2 उस पर आक्रमण करने के लिए आएगा आपका I-, और ये जब आक्रमण करेगा तो यहाँ से एक तो बन जाएगा H2O और दूसरा बन जाएगा IO-। IO-, यहाँ से एक ऑक्सीजन होता है वो आयोडीन के साथ जुड़ करके क्या कर लेगा, IO- बन जाएगा आयन। ये जो आयन होता है वो वापस से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करेगा H2O2 और इससे रिएक्शन करेगा IO-। एंड दोस्तों बन जाएगा यहाँ से एक तो आपका H2O साथ में O2 और जैसे आपका आयोडीन माप आया था नाभिक स्नेही के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो प्रथम पद में आया था तो वो बाहर निकल जाएगा द्वितीय पद में। आ रही बात समझे। और आपका उत्पाद वही बनेगा जो कि इसमें बन रहा है। क्या बन रहा है, H2 और O2। आ रही बात समझे। अब एक खास बात है, ध्यान रखिए। प्रथम पद होता है वो पद होता है धीमा पद। कैसा पद होता है, धीमा पद। सेकंड वाला फास्ट होता है क्योंकि ऑलरेडी इसको मिल गया है ये वाला, तो इसके साथ जुड़ करके सीधा उत्पाद बनेगा, परंतु ये जुड़ने में थोड़ा इसको टूटने में टाइम लगेगा। तो जो पद धीमा होता है वो किसका काम करता है आप लोगों को पता है। जो पद धीमा होता है वो किसका काम करता है, तो ये काम करेगा वेग निर्धारक पद की तरह। वेग का निर्धारण करने वाला पद, वेग निर्धारक पद। आ रही बात समझिए। इसके माध्यम से हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अभिक्रिया आपने देखी जो कि कैसी है, कॉम्प्लेक्स जटिल अभिक्रिया है जो कि दो पदों में संपन्न होती है। इसमें हम आणविकता ज्ञात नहीं करते हैं क्योंकि इनका आणविकता होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है जटिल अभिक्रियाओं में। अगर आप चाहे तो ज्ञात कर सकते हैं, कितनी है, 2 है ना, लिखना चाहते लिख सकते हैं, परंतु किताब में मना कर रखा है तो हम क्या करें भाई, नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम अभिक्रिया की कोटि के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं, जो भी अभिकारक होता है उनको। बाकी आपने देखा ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, धीमा पद, नाभिक स्नेही, ये कितने पदों में संपन्न हो रहे हैं, ये सारी बातें ऑर्गेनिक में आती है, ठीक है। ये वाले दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे और देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब समझिए ध्यान से दोनों में अंतर क्या होता है। अभिक्रिया की आणविकता में फर्स्ट पॉइंट है अभिक्रिया के प्राथमिक पद में। अब इसमें तो एक्चुअली पद तो वैसे एक ही होता है, तो प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु होते हैं उनकी संख्या, वो किसको बताते हैं, अभिक्रिया की आणविकता बताते हैं, जो कि आपने एग्जाम्पल में भी देख रखा था, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि में क्या होगा, अभिक्रिया का वेग होगा, उसको प्रभावित करने वाले जो अणु होते हैं उनकी संख्या को अभिक्रिया की कोटि को बताते हैं। मतलब कि जो अभिक्रिया होता है इसको वेग को प्रभावित करने वाला है, या हम कह सकते हैं इसको एक्सपेरिमेंट से जो प्राप्त होगा वो अभिक्रिया की कोटि को बताते हैं, ठीक बात है दोस्तों। अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक मान होता है, मतलब सिद्धांत पर काम करता है, परंतु दोस्तों अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक प्रैक्टिकली मान होता है, ओके। इसका मान सदैव पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब 1, 2, 3 इस प्रकार से होती है, और इसका जो मान होता है वो पूर्ण संख्या तो होगी, 1, 2, 3 भी हो सकती है, या भिन्नात्मक। भिन्नात्मक मतलब 1/2, 3/2 इस प्रकार से होती है। आ रही बात समझे। इसका मान होता है वो शून्य नहीं हो सकता। आपने देखा ही है अभिक्रिया की आणविकता होती है, इसमें कोई न कोई अभिकारक होगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, या चाहे 3 हो, उसके अणु होंगे तब जाके अभिक्रिया होती है। तो इस कारण से अभिकारक हो, अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो अभिकारक की संख्या पर डिपेंड करती है, जो कि शून्य नहीं हो सकता। इसमें आप देखोगे तो ये एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है, तो कभी भी इसका मान शून्य भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है शून्य इसका मान। इसका मान सदैव धनात्मक होता है, ये पॉजिटिव में आएगा, हमेशा धनात्मक इसका मान आएगा। लेकिन इसका जो मान होता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों टाइप का हो सकता है, ठीक है।
अभिक्रिया की आणविकता होती है वो अभिक्रिया की क्रियाविधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। हम अभिक्रिया की आणविकता को अभिक्रिया की क्रियाविधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं बताती या नहीं करती। ठीक है, मतलब अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करती है, अर्थात हम अभिक्रिया की क्रियाविधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं ये इसको, और इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस अगर पूछ ले एग्जाम में तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।